गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये सिलेबस में आपके सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक साउंड चैप्टर और आएगा, लेकिन उसमें से काफी सारा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, तो आप इसे लास्ट ही समझ लीजिए, वो उसमें ज्यादा टॉपिक्स आपके बचे नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका जो है 11th क्लास में भी आएगा, जो भी आगे फर्दर साइंस लेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसमें काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आगे जाके और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो उससे थोड़ा सा मतलब कम लेवल पे है, बहुत ही आपको कम पढ़ना है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें आएंगी जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो हो सकता है हायर लेवल की हो, आपको बुक में ना मिले, लेकिन आपको वो लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको नाम में भी दिख रहा है, वर्क। तो वर्क क्या होता है, आप सिंपल से इसको लैंग्वेज से समझ सकते हो। वर्क का मतलब क्या होता है, काम। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो हम क्या कहते हैं, वी आर डूइंग वर्क। लेकिन साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में वर्क की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे आप एग्जाम कर रहे हो, है ना, एग्जाम राइट कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप गाना गा रहे हो, तो ये सब क्या है, आप बैठे बैठे जो मेंटली भी क्या कर रहे हो, अगर कोई कुछ कर रहे हो आप, तो आप उसे भी कौन सी कैटेगरी में ले लेते हो कि वर्क। हम क्या कर रहे हैं, वर्क। जैसे अगर आप कुछ सोचते हैं आप, या कुछ रीड करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप टायर्ड फील करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत वर्क हार्ड कर लिया, मेहनत कर ली, अब मैं इससे ज्यादा अभी और नहीं करूंगा, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद और पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ हम मेंटल वर्क को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कि आप जो भी मेंटली कर रहे हो। और इसके अलावा भी, अब जैसे आप, ये एक बोर्ड है, आप इस बोर्ड को पुश कर रहे हो, ठीक है, आप इसको पुश कर रहे हो, या इस जो वॉल है, इसके पीछे जो वॉल है, आप उसे पुश कर रहे हो। आप कई देर से पूरी अपनी मेहनत, अपनी ताकत लगा के इसको पुश कर रहे हो, लेकिन ये वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, ये वॉल डिस्प्लेस। आप कितना इस पर फोर्स लगाओगे, ये पीछे की तरफ नहीं जा रही। ऐसा तो है नहीं मेरे हाथ लगाते ही ये दीवार जो है पीछे चली गई। तो क्या है कि अब आप इसमें भी कुछ देर बाद टायर फील करने लगोगे, आप कहोगे मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, मैं थक गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल वर्क में आपका आ गया, तो इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट करेंगे क्या, साइंस में वर्क किस कैटेगरी में आता है। साइंस में वर्क आपका आता है कि अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, जैसे मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ, इट मीन्स मैं फोर्स लगा रही हूँ, और आपके फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ये बोर्ड या ये वॉल अगर डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी पोजीशन से हिल जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने कोई काम किया है, हमने कोई वर्क किया है। अगर ये डिस्प्लेस नहीं होती है तो इसका मतलब हमने कोई वर्क नहीं किया। अब हम सोच रहे हैं तो क्या हमारा दिमाग डिस्प्लेस हो गया, बताओ, या हमने किसी चीज को डिस्प्लेस करा दिया। हमने ये सोच लिया हम ये कर लेंगे, हम बोर्ड में इतने % मार्क्स ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और ये सोच सोच के ही तुम्हारा दिमाग जो है वो खत्म हो गया, टायर हो गया, बस अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना। तो साइंस देखता है प्रैक्टिकल चीज, कि अगर आपके फोर्स लगाने से कुछ हो गया, कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो तब आप बोलोगे कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये एक बुक है। अब आप इस बुक पे फोर्स लगा रहे हो, बताओ, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये मार्कर है, मैंने ये मान लो टेबल है, इस पे रखा हुआ, मैं इस पे से नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। क्या ये कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मैं चाहे कितनी मेहनत लगा लूं इसको नीचे ले जाने में, इसका मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कोई वर्क नहीं किया। लेकिन अगर मान लो मैं बुक को, या फिर जैसे मार्कर के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखो अब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये जो बुक है या ये मार्कर है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेस, अपनी पहले इस पोजीशन से यहाँ अब फाइनल इस पोजीशन पर आ गया। यानी आपके फोर्स लगाने का कोई इफेक्ट आपको देखने को मिला। तो अब आप यहाँ बोल पाओगे कि आपने कोई वर्क किया फिजिक्स में, ठीक है। वैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, लेकिन फिजिक्स में वर्क कब माना जाएगा, जब आपके फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिस्प्लेस।
तो इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। क्या है? इफ आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है सारी की सारी और आपको ऐसे ही लर्न करनी है। इफ आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स ए बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, वर्क इज सेड टू बी डन। अगर आपके फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, यानी अपनी पोजीशन यहां से यहां आ गई, तो कितना डिस्प्लेस होगी देखो। तो इसका मतलब आपने अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है। इस केस में आपने कोई वर्क नहीं किया। वर्क सिर्फ कौन से केस में हुआ? इस केस में, जब आपने इस साइड से फोर्स लगाया। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो होगी 9th क्लास की बात। मैंने कहा था थोड़ा सा आपको हायर लेवल का भी मैं बताऊंगी, तो आपको बस वो समझ लेना है, याद कर लेना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करते हैं तो आप आगे जाके 11th क्लास में पढ़ोगे, आपको पहले तो ये पता है ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं वो दो टाइप से होता है, या तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है या तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। आपको सिर्फ इतना लर्न कर लेना है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हम हायर लेवल में जाके पढ़ेंगे, 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं ना, तब वहां पर क्या आ जाता है? कोस थीटा। मीन्स जब आप वेक्टर और ये डॉट वाला साइन हटा दोगे तो वहां पर एफ और एस के साथ क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्रोडक्ट वाला कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, दो अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर बीच में डॉट लगा हो या बीच में क्रॉस लगा हो। ठीक है, बीच में डॉट लगा हो तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और बीच में क्रॉस लगा हो तो इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर कैसा आने वाला है? स्केलर। तो वर्क कौन सी क्वांटिटी होने वाली है? स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। तो समझ रहे हो आप, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया? स्केलर। तो इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है, बहुत डिटेल में जाके हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है वर्क के केस में तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट करने से क्या आता है? कोस थीटा आ जाता है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर क्या आता है? स्केलर। मीन्स वर्क कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। तो ये आपने लर्न कर लेना है। अब इसके बाद इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल। और हाँ, अगर फिर भी बाय चांस कोई कंफ्यूजन हो, नहीं लर्न हो, तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, जूल। इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ये टाइप्स ऑफ वर्क ये कई बार आपके एग्जाम में 9th क्लास में पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, तभी मैंने आपको बताई है ये। तो टाइप्स ऑफ वर्क पे हम आते हैं। 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाय पॉजिटिव। सीधी सी बात, आपको यहाँ पर कोस थीटा दिख रहा है, देखा मैंने कहा ना इसका यूज होगा। अगर आपको वर्क को पॉजिटिव करना है तो आपको इस थीटा को भी क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और कोस पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी शायद आपके अभी तक आए नहीं होंगे, लेकिन वही बात मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको लर्न कर लेनी है ये सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। तो 0 to 90 डिग्री के बीच में आपकी कोस की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स इट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। तो अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स लगा के, और वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब आपका जो वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो तो एंगल आपका 0 डिग्री होगा,
या 0 से ज़्यादा 90 से थोड़ा कम होना चाहिए, 90 पे 0 हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपका एंगल इसके बीच में है, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, अगर एंगल एक्यूट है तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो अभी के लिए आपको क्या याद करना है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस, तो पॉजिटिव वर्क। और या फिर अगर एंगल एक्यूट हो, दैट मीन 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तब भी आपका वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आपने एक बुक को डिस्प्लेस किया, इसी डायरेक्शन में आपने ऐसे फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस होगी, मींस आपका वर्क पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीरो वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वर्क? जीरो वर्क मतलब अभी कह रहे थे हम कि वर्क हम कंसीडर करेंगे इसमें फिजिक्स में, तो जीरो कैसे हो जाएगा? तो वही बात, कोस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इस कोस थीटा पर। तो थीटा कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 0, ठीक है। अब पता है नहीं पता है जो भी है आपको लर्न करनी है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोस 90 ही 0 हो गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहे आपने कितनी की हो, मल्टीप्लाई होके सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, अगर कोस 90 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होके पूरा वर्क ही किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव। So what do you mean by work? Zero work if an object gets displaced in the direction normal, normal या perpendicular एक ही वर्ड होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। normal to the applying force, ठीक है। normal to the आप ऐसे लिख दो, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर ऑब्जेक्ट उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया है, वर्क क्या है, 0। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, कूली कैरिंग ए लगेज ऑन हिज हेड। एक कूली है जो लगेज को कैरी करके जा रहा है अपने हेड पे, तो लगेज कहाँ है, उसके हेड पे। और वो कूली अगर आपने कभी देखा हो तो वो बिल्कुल सीधा चलता है, अपनी कमर भी बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे परपेंडिकुलर एंगल बनाता हुआ चलता है अर्थ की सरफेस के साथ, ठीक है। वो ऐसे झुक के नहीं चलता है या कुछ ऐसे टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा कमर रखता है अपनी और बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाता है जमीन के साथ। और जो भी हैवी सामान होता है वो कूली कहाँ रखता है, अपने सर के ऊपर रखता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है, ये मान लो अर्थ की सरफेस है, ये कूली है और उसने अपने सर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये कूली है, ओके। अपने सर पे जैसे ही उसने सामान रखा हुआ है तो ये कितने का एंगल बना दिया इसने, 90 का एंगल बनते ही वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा मत सोचना वर्क तो 0 हो गया, बेचारे कूली को कहीं तुम पैसे ही ना देना, पैसे देने हैं, ठीक है। तो वर्क डन, अगर यहाँ पर जो हम 90 या 0 वर्क बोल रहे हैं ना, वो किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम ध्यान से सुनो, वो हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जब वो चल रहा है, ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उससे अपोजिंग एक फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो जब वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन लगेज कहाँ रखा हुआ है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। लेकिन ग्रेविटेशन के अगेंस्ट इसे कुछ फोर्स करना पड़ेगा कि वो लगेज नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसने वर्क किया है तो उसकी पेमेंट बनती है। तो अब आपको 0 वर्क का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्क जो 0 होता है वो किसके अगेंस्ट, वैसे 9th में इतना पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि अगर एक कूली कैरी कर जा रहा है किसके अगेंस्ट, वो नहीं पूछेंगे। तो अगर कूली कैरी करके जा रहा है लगेज तो उसका जो वर्क होगा वो होगा 0। लेकिन आप वही हायर लेवल में 11th क्लास में आप पढ़ोगे किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट 0 है और किसके अगेंस्ट 0 नहीं है।
तो वो सब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन अभी के लिए आपको इतना लर्न कर लेना है। लास्ट टॉपिक हमारे पास वर्क में है, दैट इज नेगेटिव वर्क। तो अभी तक आप समझ चुके हैं सारा कुछ कोस पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोस पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव, कोस जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया, और अगर कोस नेगेटिव आ गई, कोस की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कोस की वैल्यू नेगेटिव आती है बच्चों, थीटा 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से थोड़ा छोटा, या फिर उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल भी कह सकते हैं। या फिर स्टेटमेंट में अगर हम देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइंग फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो उस एंगल को, सॉरी उस वर्क को हम क्या कह देंगे, नेगेटिव वर्क। या सीधी सी बात, आप इसमें एंगल खुद याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ये डेफिनेशन भी याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, देखो फोर्स इधर लग रहा है, मान लो डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है फोर्स, इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल हो गया 0 डिग्री। 0 से 90 के बीच ले लिया क्योंकि इसमें भी वर्क पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में हम कितना एंगल ले लेंगे, यही सेम स्टेटमेंट से ही एंगल आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कितने तक एंगल जा सकता है, 180, बट 90 से 180 के बीच ले लेंगे क्योंकि इन सब में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो वर्क टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको इसमें जो मैंने पहले बोर्ड पे राइट किया हुआ था वो तो अच्छे से लर्न करना ही है, ये बस एक रह गया था, इसको भी लर्न कर लेना। अब बीच में जो कुछ मैंने 11th क्लास की हायर लेवल की जो फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं इनको याद कर लेना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो पहले राइट किया हुआ था ये सिर्फ एंगल क्या होते हैं, एंगल का कहाँ से आया ये नहीं याद होता, कोई बात नहीं, तो एंगल क्या होते हैं, कितने होते हैं, किसके लिए, वो लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।